आप सभी को मालूम है कि हमारे चांद का निर्माण पृथ्वी से ही हुआ है। जब थिया नाम का एक ग्रह हमारी धरती से टकराया तो धरती के कण स्पेस में बिखर गए और बिखरे हुए कण आपस में मिलकर एक चांद का निर्माण किए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये थिया ग्रह धरती से टकराने के बाद कहां गया? इतना ही नहीं, ये ग्रह कहां से आया था और ये धरती से क्यों टकराया, जबकि उस समय अन्य ग्रह भी मौजूद थे? क्या इस ग्रह का धरती से टकराने का एकमात्र संयोग था या ये नेचर का फैसला था? ये वीडियो बहुत ही रोमांचक और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, कभी आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि आखिर 8 प्लैनेट में से सिर्फ धरती पर ही इंसान क्यों है, जबकि रिसर्च में ये साफ हो गया है बाकी सारे प्लैनेट में इंसान या कोई अन्य जीव मौजूद नहीं है। धरती पर समुद्र, पीने का पानी, उपजाऊ जमीन, एटमॉस्फेयर और बहुत कुछ है जो इंसान व अन्य जीवों के जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन कैसे? इसे जानने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब धरती व अन्य ग्रहों का निर्माण हो रहा था, जिसमें थिया ग्रह भी मौजूद था। आज के समय जहां हमारा सौर मंडल मौजूद है, वहां पर आज से लगभग 5 अरब साल पहले धूल और मिट्टी के कणों का एक विशाल बादल मौजूद था और इस बादल से दूर एक तारा मौजूद था। ये तारा ब्रह्मांड के बनने के समय का था, जो लगभग 10 अरब वर्ष पुराना था। इतना पुराना तारा होने के कारण ये अब धीरे धीरे मर रहा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोई तारा अपने अंतिम चरण में होता है तो धीरे धीरे उसकी रोशनी कम हो जाती है और कुछ समय बाद उसमें विस्फोट हो जाता है। लेकिन विस्फोट के कारण या तो वो नष्ट हो जाता है या फिर वो एक विशाल ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन विशाल ब्लैक होल तब बनता है जब उसका आकार हमारे सूरज से बड़ा हो। विस्फोट होने के बाद तारे का कोर इतना घना हो जाता है कि वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ने की प्रक्रिया इतनी तेज हो जाती है कि कोई भी बल इसे रोक नहीं पाता है और ये एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। जो तारा इस धूल और मिट्टी के विशाल बादल के कुछ ही दूरी पर मौजूद था, उसमें विस्फोट होता है और उसके कण काफी दूर तक बिखर जाते हैं। हालांकि ये तारा भी ब्लैक होल बन सकता था, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल वही तारे बन सकते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 3 गुना अधिक हो। और जब ये छोटे तारे विस्फोट होते हैं तो ये ब्लैक होल ना बनकर एक न्यूट्रॉन तारा बन जाते हैं। ये वही तारे होते हैं जिनकी रोशनी पीली होने की बजाय एकदम सफेद होती है। वैज्ञानिकों ने हमारी धरती से कई प्रकाश वर्ष दूर ऐसे तारों की खोज की है जो न्यूट्रॉन तारे जैसे हैं, जो कण विस्फोट में इस तारे से निकले थे। वो इन धूल के कणों से दबने लगे या यूं कहें कि मिलने लगे। इस समय यहाँ का तापमान बहुत गर्म था, जिसकी वजह से ये धूल और मिट्टी के कण पिघलकर एक दूसरे में समा गए और छोटे पत्थरों से लेकर बड़े पत्थरों और उल्का पिंडों में परिवर्तित होने लगे। इस समय इस बादलों में दबाव इतना बढ़ गया कि इसमें मौजूद रेडियो एक्टिव ने ग्रेविटी का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे इन बादलों के बीचों बीच हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस इकट्ठा होने लगे और धीरे धीरे इनका दबाव इतना ज्यादा हो गया कि इसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से हमारे सूरज का जन्म हुआ। हमारे सूर्य के जन्म के बाद जो बड़े एस्टेरॉइड इधर उधर घूम रहे थे, वो अब सूर्य की ग्रेविटी के कारण उसकी परिक्रमा करने लगे। इस समय जो बड़े बड़े एस्टेरॉइड थे, वो छोटे छोटे एस्टेरॉइड और पत्थरों से टकराने लगे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़ते गए। उस समय 10 ऐसे बड़े एस्टेरॉइड थे जो इन छोटे छोटे एस्टेरॉइड से जुड़कर एक ग्रह जैसे हो गए थे, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, थिया, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो शामिल था। इसके साथ ही काफी सारे एस्टेरॉइड भी शामिल थे जो इन ग्रहों के साथ वो भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। जिस तरह से धरती पर आज के समय कहीं कहीं बर्फ के कणों की बारिश होती है, उसी तरह से इस समय धरती पर इन उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी। बस फर्क इतना था कि इनका आकार बहुत बड़ा था। लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ धरती पर ही नहीं था, बाकी अन्य प्लैनेट पर भी हो रहा था, जिसमें थिया ग्रह भी मौजूद था। ये ग्रह धरती और मंगल के बीच में मौजूद था, लेकिन मंगल ग्रह के मुकाबले ये धरती के बेहद करीब था। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले एस्टेरॉइड की मार से ये ग्रह अपनी कक्षा से अनियंत्रित हो जाता है और ये अनियंत्रित होकर धरती की तरफ बढ़ने लगता है। इसके आकार को लेकर एक दिलचस्प बात है जिसे देख आप पक्का कंफ्यूज होने वाले हो।
खैर, उसे आगे वीडियो में बताऊंगा। जब इस ग्रह का हमारी धरती से टक्कर होता है तो धरती का बड़ा सा हिस्सा कणों और छोटे पत्थरों के रूप में अंतरिक्ष में फैल जाता है और ये कण और पत्थर धरती की परिक्रमा करने लगते हैं। परिक्रमा के कारण ये एक दूसरे से मिलने लगे और अंत में जाकर ये एक पिंड का रूप ले लेते हैं, जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी आ जाता है कि धरती के चांद की उत्पत्ति थिया ग्रह के टकराने से हुई, लेकिन और जो प्लैनेट हैं उनके भी तो चांद है, तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये एक ऐसा सवाल है जहां पर एक दो नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के द्वारा चार सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत, जायंट इम्पैक्ट। जिस तरह से धरती के चांद की उत्पत्ति टक्कर से हुई, उसी तरह से इनकी भी उत्पत्ति हुई। सेकंड, कैप्चर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार बाकी ग्रहों के चांद उस ग्रह के ग्रेविटी में फंस गए जो पहले स्वतंत्र घूमते थे। थर्ड, एक्रीशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार बाकी ग्रहों के चांद का निर्माण उसी समय हो गया था जिस समय ये ग्रह बने। थर्ड, सब सैटेलाइट डिसरप्शन। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ चांद किसी अन्य बड़े उपग्रह के टूटने से बन गए होंगे। हालांकि इनमें कौन सा सिद्धांत लागू होता है, इसका सवाल बता पाना मुश्किल है। थिया ग्रह के टकराने के बाद थिया ग्रह का क्या हुआ, ये सवाल आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इसके टक्कर के बाद धरती पर क्या क्या बदलाव आया और वो कौन सा कारण था जो अन्य प्लैनेट पर ना होकर धरती जैसे ग्रह पर हुआ। इस समय हमारा चांद बन चुका था और धरती पर एक उबलता समुद्र था जो 1900 डिग्री सेल्सियस के साथ दहक रहा था। समय के साथ धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इस समय धरती का तापमान तो थोड़ा बहुत ठंडा हो गया था, लेकिन जो लावा था वो भारी होने के कारण धरती के नीचे जाने लगा। इसमें भारी तत्व और रेडियो एक्टिव पदार्थ शामिल थे। कुछ समय बाद उल्का पिंडों की बारिश दोबारा होती है, लेकिन इस बार इन उल्का पिंडों के साथ कुछ आए थे जो धरती की किस्मत बदलने वाले थे, और वो था पानी, जो इन उल्का पिंडों पर क्रिस्टल के रूप में मौजूद था। करोड़ों सालों तक ये उल्का पिंड ऐसे ही गिरते रहे और हमारी धरती पर बेहद ही अधिक मात्रा में पानी मौजूद हो गया। ये इतना अधिक पानी था कि उस समय पूरी धरती पर सिर्फ पानी ही पानी था और जमीन का नामो निशान नहीं था, जिससे धरती की ऊपरी सतह तेजी से ठंडी होने लगी। लेकिन जो लावा धरती के अंदर मौजूद था, गर्मी के कारण एक गैस का रूप ले लेता है और वो बाहर की ओर निकलना चाहता है। कुछ समय बाद पूरी धरती के समुद्रों में एक भयानक विस्फोट होता है और लावा बाहर निकलने लगता है। बाहर निकला हुआ लावा पानी के संपर्क में आने से ठंडा हो गया, जिससे जमीन का निर्माण हुआ। जिस जमीन पर आज हम रह रहे हैं, इसी जमीन पर कभी समुद्र हुआ करता था और इसी जमीन के नीचे कभी ज्वालामुखी हुआ करती थी। हालांकि इस जमीन को बनने में लाखों साल लग गए। समुद्र का जल ऊपरी सतह पर तो ठंडा था, तो वहीं निचली सतह पर बेहद ही गर्म था। लेकिन इसके बीच का भाग सामान्य था और इसी सामान्य भाग पर हमारा अस्तित्व आया, जिसे एक कोशिकीय जीव के नाम से जाना जाता है। ये पानी और खनिज की वजह से बने हुए थे। करोड़ों सालों तक ये ऐसे ही विकसित हुए और इनकी संख्या समुद्र में तेजी से बढ़ने लगी। ये अपना भोजन प्रकाश से लेते थे, लेकिन उसके बदले हमें वो देते थे जिसके बगैर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से हमारी धरती के वायुमंडल का विकास धीरे धीरे शुरू हो चुका था। कुछ समय बाद इनकी संख्या समुद्र में बहुत ही ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है और इसी कारण धरती का वायुमंडल अब ज्यादा घना हो चुका था और ओजोन परत का निर्माण शुरू हो गया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुआ और इसमें दरार पड़ गया, जिसकी वजह से इसमें से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों की मात्रा धरती में बढ़ने लगी। और एक समय ऐसा आया कि ये गैस पूरी धरती को एक मोटी परत से घेर लेती है, जिसकी वजह से धरती पर एसिड की बारिश होनी शुरू हो जाती है। एसिड रैन की वजह से धरती का पानी अब धीरे धीरे बर्फ में तब्दील होने लगता है और एक भयंकर आइस एज की शुरुआत होती है। धरती कई लाखों सालों तक ऐसे ही बर्फ से ढकी रही, लेकिन कुछ समय बाद धरती के अंदर से ज्वालामुखियों का विस्फोट दोबारा शुरू होता है और ये बर्फ की चादर अब धीरे धीरे पिघलकर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। जो जीव पानी के अंदर पहले विकसित हो चुके थे, उनका आकार अब बदल चुका था
और इस समय पानी के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधों का निर्माण भी हो चुका था। हालांकि ज्वालामुखियों की वजह से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और एसिड रैन की बारिश दोबारा होती है, जिसकी वजह से दोबारा आइस एज जैसी स्थिति आ जाती है। ऐसा कई बार होता है, जिसकी वजह से जो जीव थे वो अब हर मौसम में ढलना शुरू हो गए थे और कुछ समय बाद धरती एकदम सामान्य हो जाती है। इस समय जमीन पर भी पेड़ पौधों का विकास हो चुका था। जो जीव पानी के अंदर थे वो अब धीरे धीरे जमीन पर आने लगे। समय के साथ साथ उनके आकार और रूप रंग में बदलाव हुआ और यही जीव एक डायनासोर का रूप ले लेते हैं। ये डायनासोर जमीन, समुद्र और हवा दोनों में रहने लायक जीव थे। हालांकि इनकी प्रजाति एक थी, लेकिन ये अलग अलग जैसे दिखते थे। आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले इनका अस्तित्व धरती पर आया था और ये लगभग 16 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किए। लेकिन आज से 6.5 करोड़ साल पहले 10 से 15 किलोमीटर का एक उल्कापिंड धरती से टकराता है। इसके टकराने से इतनी ऊर्जा निकली जितनी करोड़ों परमाणु बम में होती है। इसके टकराने से सारे डायनासोर जलकर खाक हो गए। समुद्र से निकलने वाले जीवों में कुछ का आकार चूहे जैसा था, जिसे आज के समय में मेमल्स कहा जाता है, और यही हमारे पहले पूर्वज थे। ये बिलों में रहते थे, जिसकी वजह से ये बचे रह गए, क्योंकि इनका अस्तित्व डायनासोर काल से ही था। आगे चलकर जब धरती का वातावरण सामान्य हुआ तो ये बिलों से बाहर आए और लाखों साल बाद इनके आकार में बदलाव हुआ और आगे चलकर यही आदिमानव का रूप लिए। और यही आदिमानव आज के समय में इतना डेवलप हो चुका है कि उसे अपने अस्तित्व के साथ साथ धरती के अस्तित्व के बारे में भी जानकारी है। लेकिन उस थिया ग्रह का क्या हुआ जो हमारी धरती से टकराया था? इसका जवाब थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि थिया ग्रह धरती के टकराने के बाद नष्ट हो गया था, तो वहीं कुछ का कहना है कि थिया ग्रह मंगल ग्रह जितना बड़ा था तो वो नष्ट कैसे हो सकता है। अब सवाल आ जाता है कि जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं और जिसे हम धरती के नाम से जानते हैं, हो सकता हो कि यही थिया ग्रह हो, क्योंकि जब साल 1980 में वैज्ञानिकों ने धरती के अंदर भूकंपीय तरंगों का मापन किया तो उन्हें धरती के अंदर 2 तरह की रीडिंग प्राप्त हुई। और जब इस पर शोध किया गया तो पता चला कि धरती के भीतर 2 तरह के क्षेत्र मौजूद हैं, एक अफ्रीका के नीचे और दूसरा प्रशांत महासागर के नीचे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें एक हिस्सा थिया ग्रह का है और दूसरा पृथ्वी का। मतलब हम थिया और धरती दोनों ग्रह के साथ सरवाइव कर रहे हैं। एक सवाल इस वीडियो में मैंने और किया था कि धरती के अलावा किसी और प्लैनेट पर किसी जीव का विकास क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब है कि ये मात्र एक संयोग ही है कि धरती ना तो सूरज के बेहद पास है और ना ही बहुत दूर। इसके साथ ही सिर्फ इसी ग्रह पर सारी एक्टिविटी हुई और इसे सिर्फ एक संयोग ही कहेंगे, क्योंकि प्रकृति को समझना हम इंसानों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस ब्रह्मांड के बहुत ऐसे राज्य हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।